हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स व पर इजरायली राजदूत ने मांगी माफ़ी। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंटरनेशनल फिल्मों की ज्यूरी के प्रमुख नदव लैपिड द्वारा चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दी गई विवादित टिप्पणी पर बवाल बढ़ता देख इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने हम वतन फिल्मकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए उनके बयान की निंदा की और इसके लिए भारत से माफी मांगी है। भारत इजराइल के मैत्रीपूर्ण रिश्तों पर इस विवाद का प्रतिकूल असर न पड़े, इसके मद्देनजर इजराइल राजनयिक ने मंगलवार को न केवल लैपिड के बिगड़े बोल को खारिज कर दिया, बल्कि यहां तक कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान मानने की परंपरा का असम्मान और आतिथ्य का दुरुपयोग किया है। लैपिड को इस कृत्य के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। कई प्रमुख फिल्मकारों के अलावा भाजपा ने भी लैपिड को आड़े हाथों लेते हुए उनकी तीखी आलोचना की और द कश्मीर फाइल्स को कश्मीर की हकीकत का प्रतिबिंब बताया है। नेक्स्ट न्यूज है, चीन सरकार ने विरोध प्रदर्शनों पर की सख्ती, लोगों ने डेटिंग ऐप व टेलीग्राम को बनाया मंच। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ अभूतपूर्व प्रदर्शनों से घबराई सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। इस क्रम में विश्वविद्यालयों के छात्रों को घर भेज दिया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं राजधानी बीजिंग, शंघाई समेत प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकार की सख्ती को धता बताते हुए डेटिंग ऐप व टेलीग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया को विरोध प्रदर्शन का मंच बना लिया है। बीजिंग के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। सप्ताहांत यानी कि वीकेंड के प्रदर्शनों में शामिल रहे दो लोगों ने बताया कि बीजिंग पुलिस ने उन्हें रविवार की गतिविधियों के ब्यौरे के साथ तलब किया है। एक छात्र ने बताया कि कॉलेज ने उन छात्रों से स्पष्टीकरण मांगा है जो प्रदर्शन करने वाले इलाकों के आसपास गए थे। नेक्स्ट न्यूज है कि तकनीक से तय होगी भारत की विकास यात्रा। भारत भविष्य के लिए किस तरह से प्रगति करेगा, यह बहुत हद तक भारतीय तकनीक से निर्धारित होगा। यही नहीं, भारत की कूटनीति को तय करने में भी तकनीक की अहम भूमिका होगी। भारत उन्हीं देशों के साथ साझेदारी बढ़ाएगा जो भारत को तकनीक देंगे या भारत से तकनीक को साझा करेंगे और भारतीय तकनीक को बाजार उपलब्ध कराएंगे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत तकनीक विकास को लेकर अब निरपेक्ष रहने की रणनीति पर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि तकनीक विकास के बड़े महत्वपूर्ण राजनयिक आयाम भी हैं। जयशंकर ने वर्ष 2020 में चीन के साथ उपजे तनाव की तरफ संकेत करते हुए कहा कि भारत में हम 2 वर्ष पहले ही इस बात को लेकर चिंतित हुए हैं कि हमारा डाटा कहां सेव किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, बढ़ती महंगाई और सिकुड़ती विकास दर को थामने का फार्मूला देगा भारत। भारत 1 दिसंबर 2022 से दुनिया के आर्थिक इंजन समझे जाने वाले शीर्षस्थ 20 देशों के संगठन G20 का आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष बन जाएगा। दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच भारत के 50 शहरों में G20 के तहत तकरीबन 200 बैठकों का आयोजन होगा। भारत की कोशिश होगी कि अभी दुनिया के समक्ष जो अहम आर्थिक चुनौतियां हैं उनका व्यापक समाधान निकालने को लेकर सभी देशों के बीच एक सहमति बने। खास तौर पर पूरी दुनिया में जिस तरह से महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है और छोटे बड़े सभी देशों के समक्ष मंदी की मार पड़ने का खतरा पैदा हुआ है, उसे दूर करने को लेकर एक वैश्विक रणनीति सामने आए। इसके साथ ही भारत की एक अहम कोशिश यह होगी कि आज़ादी के 75 वर्षों में उसने जो प्रगति हासिल की है उसको बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रखा जाए। G20 की तैयारियों से जुड़ी जानकारी देते हुए सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिन्हें विकासशील व गरीब देशों को साझा किया जा सकता है, जैसे डिजिटल लेन देन के मामले में या रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। G20 की बैठक में भारत अपने अनुभव दूसरे देशों से साझा करेगा ताकि दूसरे देश इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट न्यूज है, लोकतंत्र में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं, डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि सीमा पार और आईएसआईएस प्रेरित
आतंकवाद अभी भी खतरा बना हुआ है। प्रगतिशील विचारों से कट्टरपंथ एवं चरमपंथ का मुकाबला करने में उलेमा अहम भूमिका निभा सकते हैं। वजह उलेमा समाज से करीब से जुड़े होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नफरती भाषण, पूर्वाग्रह, दुष्प्रचार, हिंसा, संघर्ष और तुच्छ कारणों से संघर्ष के दुरुपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत और इंडोनेशिया में अंतर धार्मिक शांति एवं सामाजिक सौहार्द की संस्कृति को आगे बढ़ाने में उलेमा की भूमिका विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए एनएसए डोभाल ने कहा कि हमें कट्टरता से दूर होने के साझे विकल्प को मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है कि न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को अधीनस्थ न्यायपालिका और हाई कोर्टों में लंबित मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे लोक लुभावन और सरल कदमों से समाधान नहीं निकल सकता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से कहा कि केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना समाधान नहीं है, आपको अच्छे न्यायाधीशों की जरूरत है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका वापस ले ली। इससे पहले जब उपाध्याय ने दलीलें शुरू की तो पीठ ने कहा कि इस तरह के समाधान से हल नहीं निकलेगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 सीटें ही भरना मुश्किल है और आप 320 के लिए कह रहे हैं। आप बॉम्बे हाई कोर्ट गए हैं, वहां एक भी जज नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वहां बुनियादी ढांचा ही उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि टाटा का बड़ा दांव, एयर इंडिया में होगा विस्तारा का विलय। टाटा समूह ने एयर इंडिया के साथ अपनी दूसरी विमानन कंपनी विस्तारा के विलय का ऐलान किया है। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। टाटा ग्रुप की इस समय विस्तारा में 51% हिस्सेदारी है। बाकी बची 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। सिंगापुर एयरलाइंस ने विलय की पुष्टि की है और कहा है कि वह एयर इंडिया में 2058.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस प्रस्तावित विलय के लिए अभी कई नियामकीय मंजूरियां लेना बाकी है। विलय के मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है डिजिटल रुपए में खुदरा लेन देन कल से। देखिए, आरबीआई 1 दिसंबर से खुदरा डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। अभी देश के 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके बाद अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में डिजिटल रुपए का चलन शुरू हो जाएगा। खुदरा डिजिटल रुपए से ग्राहक आपस में लेन देन के साथ किसी भी दुकान में खरीदारी भी कर सकेंगे। डिजिटल रुपए जो होगा वो जैसे अभी मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का नोट, 100 का नोट, 50 का होता है, वैसा आपके पास डिजिटल तौर पर नोट होगा जिसे आप डिजिटल तरीके से यानी कि वॉलेट के माध्यम से एक दुकानदार को या किसी मित्र को भेज सकेंगे, आदान प्रदान कर सकेंगे, लेन देन कर सकेंगे। और अगर आपको उसे बैंक में जमा करना है तो वो कागजी तौर पर जमा होगा, यानी कि आपके वॉलेट में जितना रुपया है उसको कागजी तौर पर आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। आपके अकाउंट से वो डिजिटल रुपया डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन जो डिजिटल रुपए आपके एक वॉलेट में रहेंगे उसका ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे करंट अकाउंट में होता है वैसा ही नियम इसमें होगा। करंट अकाउंट में आप दिन में कितनी बार भी लेन देन कर सकते हैं लेकिन आपको ब्याज नहीं मिलता है। उसी तरीके से डिजिटल वॉलेट जो होगा उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आप रख सकते हैं। डिजिटल रुपया जारी करने का काम फिलहाल एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करेंगे। बाद में इसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी इस पायलट प्रोजेक्ट में जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज है ग्रुप एम के प्रशांत कुमार बने ट्रिपल ए आई के नए प्रेसिडेंट। ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के सीईओ प्रशांत कुमार को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। रविवार को आयोजित वार्षिक आम बैठक में
हवास समूह इंडिया के सीईओ राणा बरुआ को सर्वसम्मति से AAA का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। यूक्रेन के लिए सहायता बढ़ाएगा नाटो। नाटो ने रूस के हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन के लिए सहायता बढ़ाने का वादा किया है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि वह सैन्य संगठन यूक्रेन की मदद करने की दिशा में कदम उठाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सर्दी के मौसम का उपयोग युद्ध के हथियार के तौर पर कर रहे हैं। उनकी सेना युद्ध के मैदान में विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि 9 महीने से युद्ध से जूझ रहा यह देश एक दिन दुनिया में सबसे बड़े सुरक्षा संगठन नाटो का सदस्य बनेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई बनी मिस अर्थ 2022। फिलीपींस की राजधानी मनीला में मंगलवार को मिस अर्थ 2022 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने जीता है। उन्होंने 80 से अधिक प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए यह सफलता पाई है। उन्हें प्रतियोगिता का ताज मिस अर्थ 2021 डेस्टिनी वैगनर ने पहनाया है। नेक्स्ट न्यूज है कि नासा के आर्टेमिस 1 चंद्र मिशन ने अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ा। नासा के बिना चालक दल वाले ओरियन अंतरिक्ष यान ने 1970 के अपोलो 13 के चंद्र मिशन के दौरान स्थापित रिकॉर्ड को पार कर लिया है। आर्टेमिस मिशन के तहत भेजा गया ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी 4,32,210 किलोमीटर पर पहुंच गया है। नासा ने सोमवार देर रात बयान जारी कर कहा कि पहले का रिकॉर्ड पृथ्वी से 4,01,71 किलोमीटर पर अपोलो 13 मिशन के दौरान स्थापित किया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष यान अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यह दूर की प्रतिगामी कक्षा में अपनी यात्रा जारी रखते हुए नासा के प्रशासक बिल नेल्स ने कहा कि कुछ भी अविश्वसनीय नहीं है। इस भावना के कारण हमें यह असाधारण सफलता मिली है। और पाक के जनरल मुनीर के नए सेना प्रमुख का चार्ज संभालने के साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल फैज का त्यागपत्र। पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा की सेवानिवृत्ति के बाद मंगलवार को आयोजित एक समारोह में नए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन इसके साथ ही सेना प्रमुख की दौड़ में शामिल रहे पूर्व ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने अपना त्यागपत्र देने की खबर है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के भी समय से पहले त्यागपत्र की बात सामने आ चुकी है। तो ये आज का यानी 30 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।